हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेशनल इनकम। सो उससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड दैट इज़ उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि को समझा था और साथ ही इसके हमने न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस की थी जो प्रीवियस क्वेश्चन थे। सो हम लोगों ने इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक को कवर अप किया था क्योंकि ये यूनिट आप लोगों की नेशनल इनकम 10 मार्क्स की है। तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आप लोगों के 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो बेसिकली आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक ही चैप्टर में से आप लोगों को 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट इसका आप लोग पढ़ के जाना अच्छे से। सो बच्चों, ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली प्री क्वेश्चन है जिसके अंदर हम उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि के प्री क्वेश्चंस को समझेंगे कि बेसिकली उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा और क्या क्या पॉइंट हम शामिल नहीं करेंगे। सो बच्चों, ये टॉपिक भी आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना। सो अगर हम स्टार्ट करें उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि संबंधित सावधानियाँ कौन कौन से, तो बेसिकली उत्पाद विधि, अब यहाँ हम प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं जिसमें इसने बोला है पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। मीन्स की जितनी भी पुरानी गुड्स हो गई हम उनके प्राइस को इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों शामिल नहीं करेंगे? क्योंकि जब ये प्रोडक्शन पहले बना होगा तो तभी इसके प्राइस को, इसके मूल्य को शामिल किया जा चुका होगा। सो इसलिए अब हम इसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम पुरानी वस्तु के प्राइस को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जब ये वस्तु बनी होगी तो तभी इसके प्रोडक्शन के, इसके उत्पाद के, इसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया होगा। यहाँ पे सेम रहेगा कि ए से बी के पास गई, बी से सी के पास, सी से डी के पास, तो ऐसे करके ये काफ़ी रिपीटेड हो जाएगा। तो जीडीपी में इतना एस्टिमेट शामिल नहीं करते। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो पुरानी वस्तु के व्यापार के दलील या कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। अब यहाँ बेसिकली क्या होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पुरानी वस्तु के प्राइस को हम शामिल नहीं करते। अब सेकंड पॉइंट में बोला कि जो पुरानी वस्तु पर हमने जो भी कमीशन लगाई है या उसके अंदर जो भी कमीशन लगाई गई होगी, उसके अंदर जो भी वैल्यू एडिशन किया गया होगा वो उसकी पुरानी वस्तु से हट करके किया गया होगा। बेसिकली अभी हुआ क्या होगा कि पुरानी वस्तुओं के अंदर और लागत लगाई गई होगी जब हमने इसमें दलील या व्यापार की दलील कमीशन देखने को मिली। सो बेसिकली हम इसके मूल्य को शामिल करेंगे क्योंकि अब यहाँ पुरानी वस्तुओं के ऊपर लागत लगाई गई है, कॉस्ट लगाया गया है, तो बेसिकली उसके मूल्य को शामिल किया जाएगा। इसमें और वैल्यू एडिशन किया गया है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो सभी कार्यों द्वारा स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि किसान ने जो है वो 100 टन गेहूँ उगाया और उसमें से 99 गेहूँ बेच दिया। सो 1 टन जो गेहूँ होगा वो उसने खुद के लिए रख दिया, सेल्फ कंजप्शन के लिए रख दिया। सो जो उसने सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा उसके भी मूल्य को हम शामिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत लगती है, लागत लगती है, उसका उत्पादन लगता है। उन सारी चीज़ों को हम राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में शामिल करते हैं। बेसिकली वो सेल्फ कंजप्शन के लिए है लेकिन उसके पीछे उसने लागत लगाई है, कॉस्ट लगाई है, मेहनत करी है, टाइम दिया है, प्रोडक्शन करा है। सो इस चीज़ को हम शामिल करेंगे। सो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि आप लोगों को ये एमसीक्यू में भी पूछ लेगा क्योंकि अब की बार 1 से 16 तक आप लोगों के एमसीक्यू आ रहे हैं। वो आप लोगों को इस तरीके से दे देगा कि स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है, हाँ नहीं है, दोनों में से कोई नहीं। सो आप लोगों को सारे पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी सेल्फ कंजप्शन होगा उसको हम उत्पादन विधि में शामिल करेंगे। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो स्वयं उपभोग के लिए उत्पाद का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। यही वाला पॉइंट जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया है कि स्वयं उपभोग के लिए
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपकी मदर है, वो सुबह से रात तक काम करती है, तो उसके जो उनके जो प्राइस मूल्य है उनकी सेवाओं की, उसको हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन में है। हाँ, अगर आप लोग घर में मैड रखते और आप उसको आय देते तो उसको हम शामिल करते। बट एक चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोग ट्यूशन पढ़ाते हो, आप लोग टीचिंग का काम कर रहे हो, तो जो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो उसकी इनकम आप सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हो, वो आपको मिल रही है, वो खुद को मिल रही है। सो बेसिकली इस तरीके के रिकॉर्ड को पता लगाना जीडीपी में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर स्वयं उपभोक्ता उत्पाद का मूल्य शामिल किया जाएगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को किसान वाला एग्जाम्पल दिया कि उसने 100 टन गेहूँ को उगाया, उसने 99 टन उसने बेच दिया और 1 टन उसने खुद के लिए यूज़ करा। सो बेसिकली उसके पीछे उसकी लागत थी, उसने समय दिया, उसका उत्पादन था, तो उस चीज़ को हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि वही वस्तु होती है जिस प्रकार की वस्तु बाज़ार में बेची जाने वाली वस्तु होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अब किसान समझेगा कि उसने खुद को ही बेच दिया, अपने आप को ही उसने गेहूं को खरीदने के लिए अपनी कीमत को दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हम इसे शामिल करेंगे। अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें कि मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, यस क्यों नहीं शामिल किया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब मैं लकड़ी के मूल्य को शामिल नहीं करूँगी, उससे तैयार है जो कुर्सी जो फर्नीचर बना है मैं उसकी कीमत को शामिल करूँगी। तो कभी भी आप लोग रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को शामिल नहीं करोगे क्योंकि जो उसका मूल्य होता है वो ऑलरेडी अंतिम वस्तु से जुड़ा हुआ होता है, अंतिम वस्तु की कीमत उसमें जुड़ी हुई रहती है। अगर यहाँ हम 6 पॉइंट की बात करें तो उसने बोला है जिन मकानों में मालिक खुद रह रहे हैं उन्हें भी आरोपी किराया शामिल किया जाता है। यस ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरा भी यहाँ पे 2 फ्लोर है, फॉर एग्जांपल एज एज्यूम, जिसमें मैंने एक रेंट पर दे रखा है और एक मेरा सेल्फ का है। तो जो मुझे रेंट पे जो मैंने दे रखा है वो 10,000 का है और मैंने एज्यूम कर लिया कि लगभग 20,000 तक मैं अर्न कर रही हूँ। बेसिकली क्योंकि मैंने ये रेंट पर दे दिया तो इसको भी हम शामिल करेंगे। फिर चाहे उसमें मकान मालिक खुद रह रहा हो या उसे किराए पर दे रखा हो, अगर मैं खुद भी दूंगी तो मुझे उसमें बिजली का बिल भरना पड़ेगा, मुझे उसमें पानी का बिल भरना पड़ेगा और फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली इसके पीछे एक मेहनत है, एक लागत है, इसको हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, स्वयं उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया था। यस ऑब्वियसली, जिस सेवाओं को मीन्स कि जिन सेवाओं का कंजप्शन हम खुद करेंगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, आपकी मदर हो गई, वो सुबह से शाम तक काम करती हैं, वो अपनी सेवाएं प्रोवाइड करती है सेल्फ कंजप्शन के लिए, हम लोगों के लिए, खुद के लिए, तो उस चीज़ को हम शामिल नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने मैट रख रखी है और अगर आप उसको इनकम देते हो तो आप उस चीज़ को इसमें शामिल करोगे। बेसिकली अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें हम नहीं करेंगे। स्वयं उपभोग सेल्फ कंजप्शन के मूल्य वृद्धि को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका अनुमान लगाना कठिन होता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, तो आप लोग सेल्फ कंजप्शन सर्विस दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो अपने लिए। बेसिकली इसका अनुमान लगाना यहाँ पे काफ़ी कठिन होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इसे फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि पुरानी वस्तु के मूल्यों को हम शामिल नहीं करते, लेकिन अगर उसी वस्तु के ऊपर कोई दलील दे रखी है, कोई कमीशन दे रखी है, तो ऑब्वियसली इसमें फिर दोबारा से कोई लागत लगी होगी, तो उसके मूल्यों को हम शामिल करेंगे। और सेकंड वाले में हम स्वलेखा उत्पादन को शामिल करेंगे। या जैसे मैंने अभी आप लोगों को किसान वाला एग्जाम्पल दिया कि 100 टन बेच दिया और 99 टन उसने बेच दिया 100 में से और 1 टन खुद के लिए, तो बेसिकली उसके पीछे उसकी मेहनत थी, उसका टाइम था, उसका प्रोडक्शन था, तो उसको हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट वाला स्वयं उपभोग के लिए उत्पाद का आरोपित मूल्य भी शामिल किया जाएगा। यस, जो भी हमने सेल्फ कंजप्शन किया है उसको भी हम शामिल करेंगे। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, हम वो चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे जिसमें कोई मेहनत नहीं लगी है या जिसका हम आय नहीं दे रहा है, जिसका कोई खर्चा नहीं है, जिसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन उन चीज़ों को सब कुछ शामिल किया जाएगा जिनके पीछे खर्चा हुआ है, इनकम बनी है, एक्सपेंडिचर और इनकम,
टाइम लगा है, लागत लगी है, कॉस्ट लगाई है, इसके अलावा प्रोडक्शन हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को हम शामिल करेंगे। आप ये बात अपने ब्रेन में बहुत अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला पॉइंट है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। यस ऑब्वियसली, क्योंकि वो अंतिम गुड्स में ही शामिल होता है उनका मूल्य। और 6th वाला हमने पढ़ा था जिन मकानों में मालिक खुद रह रहा है। यस ऑब्वियसली, उसको भी शामिल किया जाता है। और अब हो सकता है कि वो बिजली के का बिल दे रहा हो, वो पानी का बिल दे रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उसने एक फ्लोर अपने रेंट पे दे रखा हो, किराए पर दे रखा हो। एंड लास्ट वाला स्वयं उपभोग सेवाओं को, या जो हम सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या लेते हैं अपने खुद के लिए, तो उसको भी हम शामिल नहीं करते। जैसे आपकी मदर हो गई, वो सुबह से लेकर के रात तक काम करती है, बट अगर आप लोगों ने मेड रख रखी है, आप उसको इनकम देते हो, तो वो बात अलग होगी। सो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि उत्पाद विधि में हम कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस पॉइंट को शामिल करना चाहिए और किस पॉइंट को शामिल नहीं करना चाहिए। अब आप लोग इसे लिख करके याद करो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग नहीं लिखोगे तो आप लोग आगे का समझने से पहले वीडियो को पॉज कर लो, ताकि आप लोग हैंड टू हैंड चीज़ों को, पॉइंटों को लर्न कर पाओ, समझ पाओ। क्योंकि बच्चों, देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को ही लिखना पड़ेगा। हेडिंग उतारो, उसके पॉइंट्स लिखना शुरू करो कि ये शामिल किया जाएगा, ये शामिल नहीं किया जाएगा। आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो और बढ़ेगी। सो आप लोग यहाँ दूसरा प्री क्वेश्चन देखने से पहले इस प्री क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, दोबारा रिपीट कर लो और इस सब रजिस्टर में नोट डाउन करना शुरू कर दो। सो अब हमारे यहाँ से शुरू होता है आय विधि सावधानियाँ, कि आय विधि में हमें कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर 2 आय होती हैं। कौन कौन सी आय होती है बच्चों? पहला ट्रांसफ़र अर्निंग और दूसरा फैक्टर इनकम। अभी फैक्टर इनकम क्या होगी? कारक आय, जो काम मैंने किया है, जिसमें मैंने लागत लगाई है, मेहनत लगाई है, समय लगाया है, प्रोडक्शन लगाया है, इन्वेस्टमेंट लगाया है। सो बेसिकली उससे मिलने वाली आय है कारक आय, कि मैंने काम करा और काम के बदले मुझे पेमेंट मिली। बट अब ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होगी? जिसमें मैंने कुछ खर्च नहीं करा है, इसमें मुझे सब कुछ फ्री का मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गई, ये सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडीज, आर्थिक सहायता हो गई। सो ये सारी चीज़ें मुझे मुफ्त में मिली है, फ्री में मिली है। जैसे बेरोज़गारी भत्ता हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, छात्रवृत्ति हो गया, जेब खर्च हो गया, तो इनके मूल्यों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाते, क्योंकि इसके पीछे मैंने कोई लागत नहीं लगाई, कोई प्रोडक्शन नहीं करा, कोई समय नहीं लगाया, कोई मेहनत नहीं लगाई। तो ये सब चीज़ें मुझे फ्री में मिली हैं। सो बेसिकली ट्रांसफ़र अर्निंग को हम इसमें शामिल नहीं करते। और इसके अलावा जो इलीगल काम किए गए होते हैं, इलीगल तरीके काम को कर करके पैसे अर्न किए गए होते हैं, तो उसको भी हम शामिल नहीं करते। जैसे हमने चोरी कर ली या जुआ हो गया, तो इनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये ब्लैक मनी के रूप में क्रिएटेड होती हैं। तो इस प्रकार के गैर कानूनी जो इलीगल होते हैं, उनको हम शामिल नहीं करते हैं। दूसरा, पुरानी वस्तु की बिक्री और ख़रीद पर दिए जाने वाले दलील को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। यह जिस तरीके से उत्पाद विधि में था कि अगर मैंने कोई पुरानी वस्तु खरीदी है तो तब तक तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जब पुरानी वस्तु की बिक्री या खरीद हुई है, उस पर दी जाने वाली कमीशन, मीन्स कि जब उस पर कमीशन दी गई होगी, तो ऑब्वियसली उस पुरानी वस्तु में कुछ और भी कुछ नया किया गया होगा। बेसिकली उसमें दोबारा लागत लगाई होगी, दोबारा कॉस्ट लगाई होगी, उससे दोबारा समय दिया होगा, उसका दोबारा प्रोडक्शन किया होगा, तो इसे हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट, शेयरों की ब्रांड की बिक्री खरीद पर दी जाने वाली दलील को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ ये लिखा हुआ होता कि शेयर और ब्रांड की, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए दिए और आपने शेयर्स के अंदर मैंने 1 लाख रुपए दिए और आप लोगों ने मुझे कागजी दस्तावेज़ दे दिया, तो इसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन लागत, कॉस्ट की मेहनत नहीं हुई, बस आप लोगों ने मुझे कागजी दस्तावेज़ दे दिया। बट अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि कमीशन, अब यहाँ पर शेयर की खरीद हुई है, शेयर की बिक्री हुई है, बेसिकली उस पर दी जाने वाली कमीशन। तो जब उस पर कमीशन की गई होगी तो उस पर ऑब्वियसली लागत लगाई होगी, उसे समय दिया गया होगा, उसका प्रोडक्शन किया गया होगा। सो बेसिकली अगर इस पर कमीशन दी गई है तो हम इसे शामिल करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट वाला दे रखा है अचानक प्राप्त आय, जैसे विंडफॉल गेन्स होगी, जैसे आप लोगों की लॉटरी लग गई, तो इन सब चीज़ों को हम शामिल नहीं करते। हम शामिल किन चीज़ों को करेंगे?
जिनके पीछे मेहनत हो, जिनके पीछे प्रोडक्शन हो, जिनके पीछे लागत हो, उनकी कॉस्ट हो, आपने समय दिया हो, तो उन सारे पॉइंटों को हम इसमें शामिल करेंगे। एंड नेक्स्ट वाला दे रखा है 6 वाला पॉइंट, जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहे हैं उन्होंने आरोपित किराए को कारक आय के घटक के रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यस ऑब्वियसली, अब हो सकता है जहाँ मकान मालिक रह रहा हो उसने अपना रेंट पे दे रखा हो, उसे बिजली का बिल भी भरना पड़ता हो, उसे पानी का बिल भरना पड़ता हो, तो इन सभी मूल्यों को हम इसमें शामिल करेंगे। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली आय विधि में बरतनी जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन से। अब हम लास्ट वाला समझते हैं, डेट इज व्यय विधि में हमें कौन से सावधानियों को बरतना चाहिए। सो बच्चों, यहाँ हम व्यय विधि की बात करें, उसकी सावधानी की बात करें तो कुल व्यय का माप करते समय हमें डबल काउंटिंग से बचने के लिए केवल फाइनल गुड पे जो खर्चा किया गया है हमें उसी को ही शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु को जो मूल्य होता है वो अंतिम वस्तुओं में ऑलरेडी शामिल होता है। अब मैं एक लकड़ी का मूल्य शामिल नहीं करूँगी, जो मुझे पूरी बनी बनाई फर्नीचर मिला है मैं उसके मूल्य को शामिल करूँगी। अगर मैं मध्यवर्ती मीन्स के लकड़ी का मूल्य शामिल कर लेती हूँ तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि उससे लकड़ी से ही कुर्सी बनी है, फर्नीचर बना है, तो उसका मूल्य ऑलरेडी फाइनल गुड में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो मैं क्यों दोबारा डबल काउंट करूं? फिर वो दोहरी गणना की समस्या में शामिल हो जाएगा। बट उस चीज़ से बचने के लिए हमें केवल फाइनल गुड को ही शामिल करना है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो पुरानी वस्तुओं पर किए जाने वाले यस जो भी पुरानी गुड्स उस पर जितना भी हमने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर किया है, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब वो नई नई बनी थी शुरू में ही उसको हमने राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया था, तो अब क्यों हम इसी पुरानी वस्तु को दोबारा से काउंट करेंगे, फिर दोबारा डबल काउंट हो जाएगा? नो, जब वो बना था नया नया उसकी लागत लगी थी, प्रोडक्शन समय लगा था, मेहनत लगी थी, तो तभी हम लोगों ने इसे राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया था। अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो शेयरों तथा ब्रांड पर किया गया व्यय भी कुल व्यय में शामिल नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ होता तो मैं बोलती कि हाँ शामिल किया गया, क्योंकि हो सकता है वो मैंने ख़रीदा हो 1 लाख का, 2 लाख का, 1.5 लाख का, जितने का भी। बट अभी इसने बोला है कि शेयर और ब्रांड। यस ऑब्वियसली, अब हो सकता है कि मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए दिए और आप लोगों ने उसके बदले मुझे कागजी दस्तावेज़ दिया, तो उसके पीछे कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई लागत नहीं है, कोई समय नहीं है, वो सिर्फ एक कागजी दस्तावेज़ है, तो उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। एंड लास्ट वाला इसने दे रखा है कि सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान यह जो हमने उत्पाद विधि में पढ़ा था, जिसके पीछे कोई मेहनत नहीं होती, हमें मुफ्त में मिलता है। डोनेशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, गिफ्ट हो गई, चैरिटी हो गई, लॉटरी हो गई, तो इन सब चीज़ों के पीछे हमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। सो बेसिकली इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो उसने बोला स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित वस्तु पर होने वाले व्यय को मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। यस ऑब्वियसली, अब जो मैं सेल्फ कंजप्शन कर रही हूँ स्वयं उपभोग के लिए, सो उसका जो मूल्य होगा उसको मैं शामिल करूँगी। क्यों शामिल करूँगी? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को किसान वाला एग्जांपल दिया। जब किसान ने 100 टन गेहूँ को उगाया और उसमें से 99 टन गेहूँ को किसान ने बेच दिया और 1 टन अपने लिए रख दिया, तो उसके पीछे, उसके सेल्फ कंजप्शन के पीछे उसकी मेहनत है, उसका समय है, उसकी लागत है, उसका प्रोडक्शन है, तो ये सारी चीज़ें उसकी इंक्लूड थी। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि उससे मुफ्त में गेहूँ मिले हैं तो देन जब हम उसको शामिल नहीं करते, बट अभी यहाँ उसकी मेहनत है, उसकी लागत लगी है, सो बेसिकली उसको हम शामिल करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये 5th पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों, अब आप लोग हेडिंग डालो और उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो कि क्या शामिल किया जाएगा और क्या शामिल नहीं किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय।